जो और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साफ तौर पर एक बड़ी बात यहां से निकलकर सामने आई है। बैंक इलेक्टोरल बेचना, बॉन्ड बंद करे, ये कहना है। और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बैंक इलेक्टोरल बेचना, बॉन्ड बंद करे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और लगातार हम देख रहे थे कि इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो लगातार तमाम बिंदुओं पर चर्चा के बाद इस तरह की जो बात है वो निकलकर सामने आई है। ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल गौरव, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2 फैसले दिए हैं, लेकिन कोर्ट सीजेआई ने यह साफ किया कि दोनों फैसलों में निष्कर्ष समान है, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। इसको लेकर के दोनों फैसलों में इसी मत पर बेंच का विचार रहा है। दूसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो पूरी बहस हुई थी उसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये एनोनिमिटी रखने से कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है, किसी का राजनीतिक झुकाव होता है, फंड जो भी आदमी फंड दे रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वोटर को ये जानने का अधिकार है कि जिस उम्मीदवार को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट दे रहा है, उसकी फंडिंग का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो विवाद था गौरव, वो यही था कि इसमें जो एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का ये कहना था कि अगर वोटर को ये जानने का अधिकार है कि उम्मीदवार का आपराधिक कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, उसकी संपत्ति कितनी थी पहले, अब कितनी है, अगर ये सारी चीजें जानने का अधिकार है, तो यही राइट एक्सटेंड होता है पॉलिटिकल पार्टी तक भी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का सोर्स क्या है, उसको किस कॉर्पोरेशन से, किस इंडिविजुअल से कितना पैसा मिल रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि दोनों बातों में संतुलन रखना जरूरी है कि क्या जो प्राइवेसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दे रहे हैं उनकी प्राइवेसी और वोटर के जानने का अधिकार, इनके बीच संतुलन की बात थी। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि हम ये मानते हैं कि वोटर के जो जानने का अधिकार है, फंडिंग, वो इस पर उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वो कहना चाहिए कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन की जो बात होती है उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि वोटर को पूरी जानकारी हो पार्टी के बारे में, उम्मीदवार के बारे में। और पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ये कहते हैं कि इलेक्टोरल सैंक्टिटी बनी रहे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है। यही कारण है गौरव की जो फाइनेंस एक्ट में संशोधन करके जो इस स्कीम को लाया गया था, तब आईटी एक्ट का सेक्शन 29 और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें बदलाव, जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 29 और आईटी एक्ट के सेक्शन 13, इनमें बदलाव किया गया था इस पूरी स्कीम को इनेबल करने के लिए। और इन दोनों अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जानने का अधिकार है वोटर का, उसका वायलेशन करता है और आर्टिकल 19(1) का भी ये वायलेटिव। बिल्कुल। अब विकास, पिछले साल 31 अक्टूबर से नियमित इसकी सुनवाई शुरू हुई थी और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो ऐसे में कितना बड़ा प्रभाव इससे पड़ता हुआ नजर आएगा इस आदेश के बाद? देखिए, इसका प्रभाव ये होगा कि जो सबसे पहली बात कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जिसमें जो फंडिंग अब तक हुई है उसकी जानकारी भी दी जाए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है, ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुहैया कराए। और इसके साथ साथ जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था 2019 में और उस वक्त रोक नहीं लगाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक के कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं, कितनी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, किस पार्टी को कितना फंडिंग इसके जरिए हुई है, ये सारी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है एसबीआई से। और एसबीआई से ये भी कहा, क्योंकि सिर्फ एसबीआई ही अधिकृत था इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए, कि वो इस आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दे और ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराए। इलेक्टोरल बॉन्ड की अब तक की जो भी सेल रही है, बिक्री रही है, उसकी डिटेल्स
चुनाव आयोग को सौंपी जाए। बिल्कुल, इस चुनावी बॉन्ड योजना में एक दिक्कत भी देखने को मिली थी और साफ तौर पर इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था कि चयनात्मक गुमनामी और चयनात्मक गोपनीयता ये प्रदान करती है, जिससे कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो और ज़्यादा कह सकते हैं कि उसमें और ज़्यादा दिक्कतें होती हुई नजर आई हैं। तो साफ तौर पर हम इसको किस तरह से देखें और किस तरह से माने कि आने वाले समय में इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसमें जब कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ी दलील थी जो इस स्कीम के पक्ष में थी, वो ये थी कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, काले धन को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो कैश कंट्रीब्यूशन होता था उसकी इसने लिमिट कर दी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कैश डोनेशन नहीं दे सकते, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही आप डोनेशन दे सकते हैं। तो ये ब्लैक मनी को पर रोक लगाने के पक्ष में इस पूरी योजना को बताया गया कोर्ट के सामने, और ये दलीलें रखी गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसको रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए और भी विकल्प उपलब्ध है। मसलन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही केवल फंडिंग दी जाए, चेक के जरिए ही केवल फंडिंग दी जाए, तो और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोपनीयता का मामला है कि वोटर को ये नहीं मालूम है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट दे रहा है आखिर वो किन कंपनी, खासतौर से कोर्ट का लगातार जो स्ट्रेस था, जो पूरा जोर था, वो इस बात पर था कि जो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग है किसी भी पार्टी को होती है अगर, वो एक चिंता की बात है, क्योंकि इसमें क्विड प्रो को भी हो सकता है। कोई कंपनी किसी लाभ के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन कर सकती है, पैसे दे सकती है। तो ये भी एक आशंका कॉर्पोरेट फंडिंग को लेकर के कोर्ट ने जताई और ये कहा कि बेहतर है पारदर्शिता के लिए कि इसके जो और तरीके हैं ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से, चेक से, या दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिनमें ज्यादा पारदर्शिता है, उनके जरिए भी फंडिंग ली जा सकती है। लेकिन ये जहां पे एनोनिमिटी की बात आ जाती है कि पता नहीं है कि फंड आया कहां से है वोटर को, वो एक चिंता का विषय है। और इसीलिए कोर्ट ने इसको जानने का जो हक है एक वोटर का, वो और आर्टिकल 19(1) जो मौलिक अधिकार हैं उसकी कसौटी पर कसते हुए ये कहा कि ये असंवैधानिक है और इसीलिए इस योजना को तत्काल प्रभाव से फिलहाल बंद किया जाए। विकास, 24 के आम चुनाव से पहले कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इसमें फंडिंग की, अगर आप फंडिंग अमाउंट की बात करें तो अभी तक जो करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को हुई थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें क्षेत्रीय दल भी हैं, उसमें राष्ट्रीय दल भी हैं। कितना असर पड़ेगा ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समय समय पर जब विधानसभा चुनाव होते थे या कोई आम चुनाव जिस साल में होता था, पर्टिकुलर डेज पर ये 10-10 दिन के लिए एक विंडो ओपन होता था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने होते थे जो आदमी डोनेशन करना चाहता है। अब डोनेशन के लिए, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, पॉलिटिकल डोनेशन के लिए किन किन तरीकों, पुराने तरीकों पर पॉलिटिकल पार्टीज जाएंगी, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। लेकिन कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि खास तौर से जब आप इलेक्शन ईयर में और आने वाले दिनों में कुछ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, इस पर पुराने जो तरीके से उन्हीं के जरिए ही जहां तक है पॉलिटिकल डोनेशन हो पाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि और भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं जहां पर ज्यादा पारदर्शिता है, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। तो आगे किस तरह से इसकी दिशा और दशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर पर हम कह सकते हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन रूपरेखा आगे की क्या हो सकती है? देखिए, अब इसमें आने वाले दिनों में एक बेहतर व्यवस्था लाई जा सकती है। जिन लूप होल्स पर कोर्ट ने पूरा जोर रखा कि इसमें जहां तक पारदर्शिता का अभाव है, इसको दूर करने के लिए नए सिरे से ऐसी एक नीति लाई जा सकती है। लेकिन जब तक वो नीति नहीं आती तब तक पुराने तरीके से ही पॉलिटिकल पार्टी फंड रिसीव कर सकती हैं। जैसा हमने कल पहले भी कहा कि ये जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, ये पर्टिकुलर डेज पर ओपन होते थे, कुछ खास दिनों में, कुछ खास अवधि के लिए ही इनको जारी किया जाता था। अब क्या व्यवस्था होगी, पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर बता पाएंगी कि उन्होंने इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था रखी है, कि उनकी जो फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद जो अचानक से इस पर रोक लगेगी, उसके लिए वो किन और तरीकों को चुनने वाली हैं आने वाले दिनों में। जो पुराने तरीके हैं हालांकि वो अब भी जारी हैं, हालांकि उसमें कैश फंडिंग की जो बात है वो एक उसकी लिमिट पहले भी थी, और इसके अलावा जो बाकी तरीके हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और या चेक से या ड्राफ्ट से, वो सारे तरीके पॉलिटिकल पार्टीज को अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर, क्योंकि अब जैसा कि लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी साफ तौर पर हम देख रहे हैं क्या कुछ और दिशा निर्देश इसकी तरफ से जारी किए गए हैं, इसके अलावा भी जो साफ तौर पर असर डालते हुए नजर आएंगे?
गौरव, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है कि क्या कोई नई व्यवस्था कोर्ट दे। नहीं, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। कोर्ट ने कोई नई व्यवस्था नहीं दी है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है। अब इसके जरिए पॉलिटिकल डोनेशंस नहीं हो सकते। उससे पहले जो भी एग्जिस्ट करते थे, जो आरपी एक्ट और आईटी एक्ट के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, कंपनीज एक्ट में भी इन सब चीजों के लिए, कॉर्पोरेट एक्ट में भी अलग से जगह है कि कैसे कॉर्पोरेट फंडिंग हो सकती है, उसकी क्या लिमिट होगी, उसमें क्या डिक्लेरेशंस देने होंगे, वो सारी चीजें अपने पुराने तरीकों से चलेंगी। लेकिन जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे फाइनेंस एक्ट 2017 में, चाहे वो आरपी एक्ट से जुड़ा हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट से जुड़ा हो, और चाहे वो आईटी एक्ट से जुड़ा हो, 2016-17 में ये जो भी संशोधन लाए गए थे, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। साफ तौर पर विकास, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात यहां से निकलकर सामने आ रही है और आने वाले समय में भी हम इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। तो विकास, इनके जो तमाम बिंदु हैं उन पर अगर नजर डालें तो किन किन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया जिसके बाद ये बड़ा फैसला दिया गया? गौरव, कोर्ट के सामने सबसे बड़ी जो दलील थी वो दो थी, जहां पर विरोध करने वालों का ये कहना था कि वोटर को ये जानने का अधिकार है कि आखिर वो जिस भी उम्मीदवार को, जिस पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहा है, आखिर उसको पैसा कहां से मिल रहा है, उसको फंड्स कहां से मिल रहे हैं, कौन है उसके फंड रेजर। ये एक बड़ा सवाल था। वहीं दूसरी तरफ जो योजना का बचाव करने वाले लोग थे, उनका ये कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन एनोनिमस होनी चाहिए, क्योंकि इसके सार्वजनिक होने से एक पार्टी दूसरी पार्टी के समर्थकों को निशाना बना सकती है, उसके साथ भेदभाव कर सकती है। अगर वो कंपनी है, कॉर्पोरेट है, तो उसके ऊपर अलग अलग तरीकों से दबाव बनाए जा सकते हैं। तो एनोनिमिटी का पूरा बचाव किया गया था। योजना का समर्थन करने वालों ने सब यही कहा था कि वो एनोनिमस डोनेशन के पक्ष में है, और इसीलिए इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल फंडिंग की बात है, ये एक व्यक्ति का, या जो कंपनी डोनेट कर रही है, डोनेशन दे रही है इस तरह के पॉलिटिकल डोनेशन, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस पार्टी को उपयुक्त मानती है, किसको पैसा देना चाहती है। जब एनोनिमिटी की बात है तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि चाहे कोई पार्टी पावर में हो, वो भी ये नहीं जान सकती कि डोनेशन का सोर्स क्या है, क्योंकि बगैर कोर्ट के डायरेक्शंस के ये कोई नहीं जान सकता कि पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड को किस व्यक्ति या किस कंपनी ने खरीदा था। एजेंसीज अपने तौर पर ये पता नहीं कर सकती। ये भी दलील दी गई थी इस बिल्कुल विकास, साफ तौर पर, क्योंकि तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला और अहम फैसला लिया गया है, और साफ तौर पर अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो असंवैधानिक करार दे दिया गया है, और ये किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर